जानकारी ये मिल रही है कि राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं। जयराम रमेश भी पहुंचे हैं कांग्रेस मुख्यालय। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की प्रत्याशियों के साथ बैठक हो रही है। कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ वर्चुअल मीटिंग खड़गे की और कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी खुद मौजूद हैं। जयराम रमेश भी पहुंचे हुए हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्षता कर रहे हैं इस मीटिंग की। सभी राज्यों में जो ओवरऑल प्रत्याशी रहे हैं कांग्रेस पार्टी के इन चुनावों में, उनके साथ वर्चुअल मीटिंग की जा रही है। जाहिर है हलचल तेज है, चूंकि जो एग्जिट पोल हैं वो अच्छी खबर नहीं लेकर आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, इंडिया अलायंस के लिए। और ऐसे में शायद अब कोशिशें जोड़ तोड़ की, हालांकि जोड़ तोड़ की भी कोई गुंजाइश, मैं चाहूंगी इस पर आप रिएक्ट करें, जोड़ तोड़ की भी कहीं किसी प्रकार से कोई गुंजाइश नजर ही नहीं आती है। कुछ भी अगर कर लें, हाथ पैर कितने भी मार लें, लेकिन जो फिगर्स हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं कहते हैं कि कुछ हो सकता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जोड़ तोड़ की तो संभावना कहीं से है नहीं। देखिए, अब प्रयास ये होगा कि किसके घर सर ठीकरा फोड़ना है, बलि का बकरा कौन बनेगा और कैसे वो विकल्प ढूंढे जाए जिसमें ये सिद्ध किया जाए कि राहुल गांधी की कोई गलती नहीं, नेहरू गांधी परिवार की कोई गलती नहीं, ये सब कार्यकर्ता ने काम नहीं किया। खड़गे जी की प्लानिंग खराब थी, जयराम रमेश जी ने मीडिया को नहीं संभाला और जो केसी वेणुगोपाल सबसे बड़े कल्प्रेट वो है, हमने कुछ नहीं किया। देखिए, परिवार को बचाने का जो कार्यक्रम है उसकी तैयारी है। कांग्रेस में ये फर्क नहीं पड़ता कौन हारे कौन जीते, परिवार पे का नाम खराब नहीं होना चाहिए। बड़ी बात आपने कही है, लेकिन क्या बेचैनी भी है कांग्रेस के अंदर, या कह सकते हैं कि जो ये बैठक प्रत्याशियों की बुलाई गई है मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से, हिमांशु जी, ये एग्जिट पोल को भले ही सिरे से नकार रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं फीडबैक तो कल भी लिया गया होगा, लेकिन प्रत्याशियों से एक एक करके बातचीत करने का मतलब क्या है, क्या संकेत? प्रत्याशियों से बात करके वो यही दिखावा करेंगे। एक्चुअल में हकीकत में तो होना ये है कि 4 जून के बाद पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जी अपना इस्तीफा देंगे, उसके बाद केसी वेणुगोपाल देंगे और फिर जयराम रमेश को भी विदाई किया जाएगा। और यही मंथन काफी दिनों से चल रहा है, क्योंकि आपको मैं एक सच बता दूं, बहुत बारी बोल चुके हैं फिर भी लोग नहीं सुनते इसको। 220 सीटें ऐसी हैं जहां पर विपक्ष का, यानी कि कांग्रेस का विपक्ष भाजपा का 50% से ज्यादा वोट है। अभी ऐसी स्थिति के अंदर कोई राजकीय पार्टी अगर खाली 330 सीटें लड़ेगी तो कितनी जीत पाएगी? और सरकार बनाने के लिए आपको 272 सीटें चाहिए। अगर आप 330 पे लड़ोगे और बोलोगे कि मैं तो 150 जीत जाऊंगा, ये हो रहा है। पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट खाली 5 से 10% पे चला गया है। ऐसी स्थिति में वो बैट्समैन आके सीधा सेंचुरी मार देगा, ये हो सकता है? लोकशाही के अंदर अगर ऐसे ही नतीजे आते होंगे तो फिर लोकशाही का कोई मतलब नहीं रहता था। देखिए, सहानुभूति का वोट मिलना एक बात होती है, जो राजीव गांधी के वक्त पे दिख गया था जी, और उसके बाद से देखिए आप कांग्रेस का ग्राफ कभी भी सिंपल मेजॉरिटी की ओर भी नहीं पहुंचा। ये क्या दर्शाता है? और यही सब चिंतन, अगर कांग्रेस का कोई नेता समझदार हो आगे क्या होना चाहिए, यही सब चिंतन हो रहा है। यहां तो बहाने निकाले जा रहे हैं, इस्तीफे लिए जाएंगे, जैसे सुमित ने बताया, परिवार के अलावा और किसी के सर पे भी ठीकरा फोड़ा जा सकता है। मैंने 3 नाम तो आपको दे दिए। देखिए, अगर यही जो एग्जिट पोल हो जाते हैं तो यही होगा। लेकिन अब 5 साल के लिए तो लॉक हो गए, अब नतीजे तो पूरी तरह से खिलाफ में जाते नजर आ रहे हैं। आलोक सर, अब आगे क्या होगा? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे इस्तीफा देंगे? चूंकि राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया था इससे पहले, अब इस परफॉर्मेंस के लिए किससे जिम्मेदार ठहराया जाएगा कांग्रेस पार्टी में? और ये भी कि शायद ही इससे बुरे दौर में कभी कांग्रेस पार्टी रही हो, ये अब तक का क्या सबसे बुरा दौर है? एक राष्ट्रीय पार्टी जिसने कई सालों सत्ता पर कब्जा किया है, सीटों की अगर बात करें तो बहुत कम सीटों पर सिमट गई, बहुत ज्यादा तोल भाव करना पड़ा चूंकि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। तो ऐसे में राष्ट्रीय पार्टियां कई स्टेट्स में बड़े भाई की भूमिका में रही। इससे बुरा दौर क्या इससे पहले रहा है कभी कांग्रेस का? लास्ट 70 years a particular agenda separatist। ये सवाल आलोक सर से है। मेरा ख्याल है कोई और बोलने लगे। जी आलोक सर बोलिए। जी, मेरा ये कहना है कि 77 में भी इतनी बुरी हालत 77 में भी नहीं थी।
और इसीलिए ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता खड़गे जी से इस्तीफा लेंगे। देखिए, खड़गे जी को एक ढाल बना के रखा हुआ है। मैं हिमांशु जी से थोड़ा असहमत हूँ, वो पहल कर देंगे, एक ड्रामा जैसे होता है ना, मैंने इस्तीफा दिया, नहीं स्वीकार नहीं किया। अभी आपने देखा सोनिया गांधी का संदेश आ रहा है, खड़गे जी का संदेश नहीं आया। साउथ के नेता अध्यक्ष हैं, साउथ के रहने वाले कर्नाटक के खड़गे साहब पार्टी के अध्यक्ष हैं। सोनिया गांधी को जाके संदेश देना पड़ रहा है, क्योंकि क्रेडिट सारा उनको मिले। राहुल गांधी अभी इसीलिए बचे रहते, पिछली बार इस्तीफा दे दिया था। मैंने भी यही सवाल मैं मानता हूं कि क्या खड़गे इस्तीफा देंगे। अब वो ड्रामा हो सकता है थोड़े दिन चलाएं, क्योंकि अभी उनको सामने दलित नाम पर रखना है। अभी चूंकि फिर कहीं ना कहीं और चुनाव होते ही रहते पूरे साल में, महाराष्ट्र में अभी फिर चुनाव है, उनको हटाना ना निगला जाए ना, काम उनको थोड़ी करना है। वो एक रबर स्टैम्प से राहुल गांधी जो कहते वेणुगोपाल, बल्कि जो अभी हिमांशु जी सही बात बोल रहे थे या सुमित पीर जी बोल रहे थे, वेणुगोपाल जो हैं वो डिक्टेट करते हैं, वो राहुल गांधी से ज्यादा पावरफुल हैं। इतने ही नेता जो छोड़ के गए, उन लोगों ने हमसे बातचीत या हमारे साथियों से बातचीत में बताया कि साहब वेणुगोपाल को रिपोर्ट करना पड़ता है। न सोनिया जी सुनती है, न राहुल, न प्रियंका, न कोई, न खड़गे से तो कोई सवाल ही नहीं है। खड़गे जी के पास एक बिहार की महिला जो वर्षों से काम कर रही थी, अपना पैसा लगा के, उसको भी मिलने की चुनाव से पहले मेरी बात हुई, मैंने बल्कि कॉलम में भी लिखा अपने यहाँ संडे गार्जियन वगैरह में, उसको उसका सिर फटा। राहुल गांधी और प्रियंका की रैलियों में सिर फटने के बाद भी उसकी सुनवाई नहीं है। इसी पार्टी में वो किसी के सर पर पगड़ी रखेंगे, ये हारने के लिए जिम्मेदार बिल्कुल, बलि का बकरा कौन बनेगा, इस पर भी चर्चा हो सकती है। और आज जो मीटिंग होगी उसके बाद जो रिएक्शन सामने आएंगे वो भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि प्रत्याशियों से एक एक करके बातचीत करने का भी एक अलग ही मैसेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जो एग्जिट पोल आया है उसको लेकर तमाम जो पार्टियां हैं वो रिएक्ट भी कर रही हैं, खासतौर से एनडीए के जो सहयोगी हैं वो भी बातचीत कर रहे हैं, बीजेपी के तमाम नेताओं के भी रिएक्शन आ रहे हैं। सुन लेते हैं। पोल करवाए गए हैं, हम बहुत सम्मान करते हैं इससे जुड़े हुए लोगों का, व्यक्तिगत सम्मान है उनका, मगर ये सब एक मकसद बनाया गया है। जो भाजपा ने नैरेटिव बनाया 400 के पार, मोदी जी ने नैरेटिव बनाया 400 के पार, आज से लगभग 4-4.5 महीने पहले, उस नैरेटिव को लीगलिटी प्रदान करने के लिए, उसको एक वैधानिकता मिल जाए, स्वीकार्यता मिल जाए, लोगों में ये लगे नहीं यार वो एग्जिट पोल भी जो है यही कह रहे थे कि तो कहीं है, तो उसके लिए सब कुछ करवाया गया है, सब कुछ करवाया गया है। देखिए ये सब जो है एक बनाई हुई योजना के तहत हो रहा है। फिर कह रहा हूं, दिन में सपने देखने दीजिए ना। एक बात आपने देखी, सारे एग्जिट पोल एक ही जगह पे, सामान्यतः एग्जिट पोल में डिफरेंसेस होते हैं, ये शायद पहली बार है कि सारे एग्जिट पोल एक ही अंक के आसपास चले आ रहे हैं, जो घुमा के 400 के पार हो रहा है या उसके करीब रह रहा है। तो ये तो संकेत है ना। और देखिए, नरेंद्र मोदी जी की मेहनत की, हिम्मत, मेहनत की, और हमारे अमित शाह जी की स्ट्रैटेजी की तारीफ करने की जरूरत है। दक्षिण भारत में भारत कैसे फैल रहा है, उड़ीसा में कैसे फैल रही है भाजपा, बंगाल में जो नए क्षेत्र हैं, कर्नाटका में होल्ड ऑन किया, तेलंगाना में। तो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच, उनका नेतृत्व, उनके प्रति लोगों की आस्था और अपने गृह मंत्री अमित शाह जी की स्ट्रैटेजी। तो रविशंकर प्रसाद ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की मेहनत का नतीजा है जो सभी एग्जिट पोल एक ही तरह के संकेत दे रहे हैं। लेकिन हरीश रावत ने जो कुछ कहा, आलोक जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए एक नैरेटिव सेट किया गया, वो तो पहले से आपको पता था, फिर आप उसमें उलझ क्यों गए? हरीश रावत जी बड़े हमारे पुराने, मतलब मैं मानता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन वो इतनी बुरी स्थिति में है। देखिए अभी उत्तराखंड के परिणाम आएंगे तो पता चलेगा, और उत्तर प्रदेश के आएंगे, वो पंजाब में उनको इंचार्ज बनाया गया, उनको भी बलि का बकरा बनाया गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनसे भी तब भी हमारी बात होती रही है जब से वो राजनीति में रहे हैं, और इसलिए मुझे इस बात है कि वो कह रहे हैं कि सर्वे सब ऐसा है कि दिखाने के लिए। भाई मोदी जी को दिखाने की जरूरत थोड़ी है, वो तो रिजल्ट के लिए आधार पर तैयारी कर रहे हैं। आज बैठक बुलाई गई है और वो मुख्यमंत्रियों से जो अपने, जैसे आज अपने संवाददाता ने रिपोर्ट किया है कि शायद वो नीतीश कुमार जी भी आके उनसे भी विचार विमर्श होगा, और जो अपने घटक दल रहे हैं एनडीए के,
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक उदार उसके साथ काम कर रहे हैं, उनको मीडिया की चिंता होती तो वो तो बहुत कुछ कर सकते, लेकिन उन्होंने कहा इंटरव्यू खुला है, जरिए जो सवाल ठीक है, पूछना है कांग्रेस की पूछिए। जो परफॉर्मेंस है तो वो मुझे सबके नहीं सामने लगता है, कि ये लेकिन सारे मयंक सर्वे आपसे उनके समझना मैनेज चाहेंगे किए। ग्राउंड पर कांग्रेस को लेकर जो रिस्पांस मिला है, क्या कांग्रेस को भी उसकी उम्मीद थी? मयंक, मुझे लगता है कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी और ये हम लोगों को जब ग्राउंड पे हम लोग थे तो ही उस समय समझ में आ रहा था कि कांग्रेस जितना एक्सपेक्ट कर रही है उतना शायद होता हुआ नहीं दिख रहा था, अगर एक्सक्लूड करते फर्स्ट फेज़ को। दूसरी बात, जो अगर चुनाव के नतीजे जब जिस दिन आएंगे उस दिन हम लोगों को समझ में आएगा कि अगर ये फिगर सही उतरते हैं तो इसका सबसे बड़ा रीज़न रहेगा इलेक्शन कैंपेनिंग में जो सबसे बड़ा फैक्टर रहता है वो काडर का रहता है। कार्डर बेस्ड इलेक्शन ये रहा है। कुछ एक राज्य जहाँ पे केवल और केवल कार्डर के चलते ही इलेक्शन एक तरफा बीजेपी की तरफ जा रहा है, उसमें से एक राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कार्डर ने बीजेपी के लिए जितना काम किया उतना काम शायद इंडिया अलायंस के कार्डर ने नहीं कर पाया। एक एक वोटर के पास पहुंचना, उनको बताना। महाराष्ट्र में हम लोगों ने ये देखा कि जो सिंबल है उस सिंबल को लेके कई सारे लोगों में बहुत कंफ्यूजन था, क्योंकि जैसे अब शिवसेना के दो गुट हो गए। अब तीर धनुष जो पहले वाली शिवसेना की थी, अब उसका वो कौन धारण करके चल रहा है। मशाल जो अब नए शिवसेना को उद्धव ठाकरे को मिली वो किसके पास है। तो इलेक्शन सिंबल के कारण बहुत सारे रिस्पोंडेंट से जब हम लोगों की बातचीत हुई तो वो ये तो जानते थे कि उनको उद्धव को देना है, लेकिन उनको पता था कि उद्धव तो भाई धनुष पे है उनका। तो ये भी, और ये एग्जिट पोल में भी हम लोगों को दिखा, जो लोग चुनाव दे के अपना वोट कास्ट करके बाहर निकल रहे थे, जब हम लोग उनसे बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि हाँ उद्धव को देना है, लेकिन दिया था उन्होंने धनुष में। तो ये चीज ये काम करने का जो कंफ्यूजन यानी कि वोटर्स के बीच था महाराष्ट्र में हो गया, ये काम कार्डर ठीक का है। था। लेकिन फाइनल अब रिजल्ट का इंतजार रहेगा। एग्जिट पोल पर लगातार इंडिया न्यूज चर्चा कर रहा है, चूंकि डी डायनेमिक्स और इंडिया न्यूज के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 371 सीटें मिल रही हैं और बहुत कम सीटों पर 125 सीटों पर सिमटता हुआ इंडिया अलायंस नजर आ रहा है। सभी